डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोशी इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। कोशी इंटीग्रल थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इसमें आपको कोशी इंटीग्रल थ्योरम के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा और साथ ही साथ कोशी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन भी बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोशी इंटीग्रल थ्योरम किसको कहेंगे? मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एनालिटिक। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये क्या है? इज कंटिन्यूअस। कहां पर? अब कहानी आई, फंक्शन इज एनालिटिक एंड इज डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी। तो ये हमारे पास एक कर्व सी है, तो विद इन का मतलब इस कर्व के अंदर का मतलब क्या होगा? दिस कर्व एनक्लोज अ रीजन। तो मान लीजिए वो रीजन क्या है मेरे पास? आर। क्लियर है? तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी। क्लोज कर्व सी। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि विद इन एंड ऑन का मतलब है एट ईच पॉइंट ऑफ दिस रीजन। आपका ये पॉइंट हो, ये हो, ये इन सभी पॉइंट पर क्या फंक्शन हमारा एनालिटिक भी है और साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है तो तब आप क्या लिख सकते हैं? देन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन अलोंग द क्लोज कर्व सी विल बी जीरो। तो आप डायरेक्ट इस फंक्शन का इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो आपको लाइन इंटीग्रल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस थ्योरम के स्टेटमेंट से आप इस इंटीग्रल को जीरो रख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी। अच्छा, ये जो रीजन है हमारा, जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन है। अगर इस रीजन के अंदर होल होंगे तो ये हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। क्लियर है? तो अभी मैं जो थ्योरम लिखने जा रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी कोशी इंटीग्रल फार्मूले में, यहां तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोशी इंटीग्रल थ्योरम अलग चीज है, कोशी इंटीग्रल फार्मूला अलग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंशन की मुझे नीड होगी तो उसको भी यहीं पे बता देता हूं। एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। कोशी थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। अगर रीजन हमारा मल्टीप्लाई कनेक्टेड है तब हम किस तरह लिखेंगे इस थ्योरम को? मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन या डोमेन, एक ही बात है। तो इसके लिए कहानी लिखते हैं। तो यहां पर जो हमारा फंक्शन एनालिटिक है वो कहां होगा? सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन बनाता हूं। तो एक मेरे पास है क्लोज कर्व सी और इट हैज मैनी क्लोज कर्व C1, C2, C3 और इसी तरह मान लीजिए C4। तो मैंने एक बना दिया इसमें रफली Cn। क्लियर है? तो C मेरे पास एक क्लोज कर्व है और ये क्या रखती है? इट हैज मैनी नॉन ओवरलैपिंग क्लोज कर्व C1, C2, C3। और जो रीजन आपके पास है वो क्या है? वो रीजन मेरे पास सिर्फ ये है, यानी रीजन बाउंडेड बाय द नॉन ओवरलैपिंग कर्व्स C, C1, C2, C3 अप टू Cn। तो ये मेरे पास रीजन है। थोड़ा इसको ठीक से बना लीजिए रीजन को। ध्यान देंगे ये जो होल है ये आपके पास नहीं है। क्लियर है? तो पहले एक काम करता हूं, इस रीजन के बारे में लिखता हूं, फिर फंक्शन के बारे में लिखूंगा। तो क्या कहानी है मेरे पास? लेट C बी द क्लोज कर्व। C कोई क्लोज कर्व है और क्या रखती है? हैविंग नॉन ओवरलैपिंग, यानी ये कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। जो इसके अंदर आपने छोटे छोटे कर्व कट करके अलग कर दिए, तो ये जो होल इसके अंदर बन गए ये आपके पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे? और नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या लिखेंगे? लेट सी बी द क्लोज कर्व हैविंग नॉन ओवरलैपिंग क्लोज कर्व्स। कैसी कर्व है ये भी कर्व क्या हमारी? C1, C2, C3 अप टू Cn। क्लियर है? एंड एक मेरे पास फंक्शन है एफ जेड। ये क्या है? एफ जेड बी अ फंक्शन। भाई ये तो हमारे पास एक क्लोज कर्व सी थी जो क्या कंटेन करती है? नॉन ओवरलैपिंग कर्व्स, क्लोज कर्व C1, C2, C3 अप टू Cn। और साथ ही साथ क्या है? एक फंक्शन है एफ जेड। कैसा फंक्शन है? बी अ एनालिटिक फंक्शन, बी एन
एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक कहां है? इन द रीजन, कौन सा रीजन है? जो मैंने ये ग्रीन कलर से दिखा हुआ, इन द रीजन बाउंडेड बाय नॉन ओवरलैपिंग कर्व्स। कौन कौन सी कर्व है? नॉन ओवरलैपिंग कर्व्स, सी भी तो है, C1 C2 अप टू CN। देन तब इसका स्टेटमेंट जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मेरे पास आने जा रहा है जिसका मैं खूब यूज क्या करूंगा। देन तब अगर आप ये जो हमारी कर्व थी जिसके अंदर बाकी सब कर्व बनी हुई है, अगर आप इंटीग्रल करते अलोंग द क्लोज कर्व C, देन इट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग द कर्व C1, देन इंटीग्रल अलोंग द कर्व C2, इसी तरह इंटीग्रल अलोंग द कर्व C3 एंड अप टू इंटीग्रल अलोंग द कर्व CN। तो ये फार्मूला मेरे पास है। इसका मतलब ये हुआ, अगर रीजन के अंदर कोई होल नहीं है तो आपका इंटीग्रल अलोंग द कर्व C होगा, और अगर रीजन के अंदर आपके होल हैं तो आप क्या करेंगे, अलग अलग होल के लिए आप इंटीग्रल करते जाइए, सबको ऐड कर दीजिए। जो बड़ी कर्व थी जिसके अंदर बाकी सब होल बने हुए थे उस पर इंटीग्रल आपका हो जाएगा। अब इसी में एक रिमार्क में लिखने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके पास जो रीजन है ये क्लोज कर्व C और इसके अंदर एक ही होल है, यह है C1, और जो रीजन है आपका वो कौन सा है, ये इस तरह मैंने दिखा दिया। तो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है विद इन दीज टू सिंपल क्लोज कर्व, यानी रीजन जो है वो हमारे पास किससे बाउंड है, रीजन इज बाउंडेड बाय टू क्लोज कर्व। तो लिख देता हूं यहां पर, इफ fz is analytic within and on region बाउंडेड बाय, किससे बाउंड हो रहा है, बाउंडेड बाय टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2, सॉरी C एंड C1, क्लियर है? यानी बड़ी कर्व C है और उसके अंदर क्या है, C1। तब यही थ्योरम आपकी क्या हो जाएगी, ये जो थ्योरम थी जो मैंने लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, ये इसका स्टेटमेंट है। तो इसी थ्योरम को लगा दीजिए, इंटीग्रल अलोंग द कर्व C, ये बड़ा वाला कर्व, और इसके अंदर एक ही होल है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल अलोंग द कर्व C1, और क्या जाएगा fz dz। अगर मेरे पास कोई और भी होल होता तो उस पर भी मैं इंटीग्रल करता और उसको क्या कर देता, ऐड। तो फिलहाल अगर एक होल है तो इसी तरह आपको लिखना है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? अगर मैं यहां पर एक होल और बना दूं तो C2 भी आ जाएगा, एक और होल बना देंगे तो C3 भी आ जाएगा। तो पहले मैंने आपको बताया n के लिए, उसके बाद बताया ओनली वन क्लोज कर्व के लिए इनसाइड द लार्ज कर्व C। तो ये जो मेरे पास है इसको बोलते हैं हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम, और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। यानी सिंपली कनेक्टेड रीजन से अगर रीजन आपका मल्टीप्लाई कनेक्टेड बन गया, उसके अंदर होल आ गए, तो आपका जो बड़ा वाला इंटीग्रल था उसके छोटे छोटे पार्ट करके आपको सोल्व करना होगा, क्लियर है? अब देखिए इसको इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे क्वेश्चन पे, उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक नोट और बता रहा हूं मैं आपको, आप कैसे चेक करेंगे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है कि कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ट्रिक बताता हूं आपको, उससे ही देखकर आपको पता चल जाएगा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो उसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे मैं आ जाऊंगा। तो आप कैसे पता करेंगे फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट? तो इसका एक बड़ा साधारण सा तरीका, बहुत ऑर्डिनरी मेथड में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह फंक्शन को आपको एनालिटिक चेक करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो एनालिटिक होने के लिए तो उसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एज वेल एज इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो ये सब चेक करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो फिर करना क्या है, उसी पर मैं आ रहा हूं, नोट करके लिखता हूं एक रिमार्क। मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास fz, ये कोई फंक्शन है और एक रीजन आपको दिया गया है, रीजन है मान लीजिए मेरे पास r, फंक्शन है fz और रीजन है r, क्लियर है? अब मान लीजिए कि fz जो है हमारे पास क्या, इफ fz टेंड्स टू इंफिनिटी
एट z इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, देन तब हम कहेंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, कहां पर, एट जेड इक्वल टू a इन r, या अगर रीजन के एक भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो आप ये लिख दीजिए इन r, इट इज नॉट एनालिटिक इन रीजन r या इन द रीजन r, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। बात क्लियर है? तो यहां पर आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट पर भी आप ये कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस पूरे रीजन में हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एनालिटिक इन द रीजन r। अब ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन में हम ज्यादातर इसी का यूज क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। वैसे इन पॉइंट का बाद में नाम भी होगा, अभी तो मैं सिंगुलर पॉइंट कहूंगा, बाद में इन्हीं पॉइंट को पोल बोलते हैं जो बताएंगे। इसके अलावा इफ एफ जेड मान लीजिए डिफाइन ही नहीं है, एफ जेड इज नॉट डिफाइन, एफ जेड इज नॉट डिफाइन एट जेड इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, तब हम क्या कहेंगे, मतलब एक ऐसा पॉइंट आपके पास है आर का जिस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे, देन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इन द रीजन आर। तो अगर मान लीजिए आपको दो चीजें देख लेनी चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले तो ये देखा फंक्शन कहां इन्फिनिटी बन रहा है। अगर फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्फिनिटी नहीं बन रहा तो चेक करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो 0/0 बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं है, तब भी आप कहेंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और ये जो पॉइंट है ना आपके पास जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, द पॉइंट z इक्वल टू a, इसको बोलते हैं हम सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर पॉइंट। क्लियर है? चलिए अब मैं क्वेश्चन पा रहा हूं, कॉची थ्योरम के क्वेश्चन आपको किस तरह करते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। बच्चों में सोल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 1, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। मुझे क्या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी। इंटीग्रल में आप फंक्शन देख पा रहे हैं, क्या है फंक्शन, फंक्शन इज 2z² + 5 अपॉन z+2 का होल क्यूब इंटू z²+4। और जहां पर आपको चेक करना है, जहां पर ये इंटीग्रल करना है, वो एक स्क्वायर है जिसकी वर्टिसेस मुझे ये दी गई है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं फंक्शन के बारे में या इंटीग्रल के बारे में लिखते हैं पहले। तो इंटीग्रल जिसको मुझे सोल्व करना उसको मैंने नाम दे दिया i, और ये इंटीग्रल मुझे सोल्व करना 2z² + 5 z+2 का होल क्यूब z²+4, और ये आ गया बच्चों dz, इसको नाम दे दिया 1। अब सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन को वैसे तो एफ जेड मानते हैं, लेकिन मैं फाई जेड माना करूंगा। क्लियर है? तो फाई जेड एफ जेड मानू फाई जेड, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूले में इसका आपको इफेक्ट नजर आएगा, इसलिए मैंने फंक्शन का नाम रख दिया फाई जेड। क्लियर है? तो एफ लिखे या फाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शन है जिनको देखते ही सबको पता होता है कि एनालिटिक है, तो उनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे साइन जेड, कोस जेड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जेड या e⁻i जेड। ये सब क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल। क्लियर है? ये सब क्या है हमारे, दीज आर एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर। तो इनको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके लिख दीजिए दीज फंक्शन आर एनालिटिक। लेकिन अब यहां जिस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रल करना, उसको मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन क्या मिला मुझे, एनालिटिक मिला, तो इसका आंसर मैं एक लाइन में ही 0 लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपने फंक्शन के बारे में लिखा, फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट निकाल लो, चेक करो ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। द सिंगुलर पॉइंट ऑफ फाई जेड आर गिवन बाय, सिंगुलर पॉइंट ऑफ फाई जेड आर गिवन बाय, किससे मिलेंगे ये, देखिए ये जो फंक्शन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट को देख लो, या ये फंक्शन कभी इन्फिनिटी बन सकता है तो उसको देख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, गिवन बाय, चलिए तो डिफाइन तो ये हर जगह है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं नजर आ रहा जिस पर ये 0/0 बन जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए, लेकिन ऐसे जरूर इसके पास पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बन सकता है। क्लियर है? तो फाई जेड टेंड्स टू 0 या इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। 2z² + 5
अपॉन z+2 का होल स्क्वायर और z² + 4 टेंस टू इन्फिनिटी या इक्वल टू इन्फिनिटी लिखे, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पर तो मैंने फंक्शन को इन्फिनिटी लिखा है, आप चाहो तो सिर्फ डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लिख सकते हो, वही कहानी मेरे पास बनने जा रही है। दिस इंप्लाइज अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूं तो क्या बनेगा, z+2 का होल स्क्वायर z² + 4 अपॉन कितना आ गया, 2z² + 5, इनका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बनाइए, 0। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज z+2 का होल स्क्वायर और z² प्लस, बल्कि ये क्यूब था भाई, यहां पर क्या लिखो, ये क्यूब, और ये भी क्या है मेरे पास, क्यूब, यहां पर भी क्यूब कर दो, z² + 4 = 0। अब देखिए, अभी तो मैंने ऐसा किया है, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंगुलर पॉइंट ऑफ फाई जेड आर गिवन बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर को 0 लिख दो। जैसे आप डिनोमिनेटर को 0 लिखोगे तो वो पॉइंट मिलेंगे जिनको रखने पर आपका डिनोमिनेटर 0 बनता है और फंक्शन क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन उन पॉइंट पर ये चेक करने की जरूरत है फंक्शन 0 ना बन रहा हो। अगर उसी पॉइंट पर फंक्शन भी 0 बना, क्लियर है, जैसे z की वैल्यू -2 लिखोगे तो ये तो 0 बन गया डिनोमिनेटर, z को अगर -2 रखूं तो अगर -2 पर आपका न्यूमरेटर भी 0 बन गया तो ये फिर इन्फिनिटी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 0/0। तो ऐसे पॉइंट को आपको केयरफुली चेक करना है कि वही पॉइंट हो जिस पर सिर्फ डिनोमिनेटर 0 बनता है, न्यूमरेटर 0 ना बन रहा हो। क्लियर है? तो डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को 0 रख के निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है। तो अब मैं आगे क्या क्या करूंगा, जैसा मैंने अभी बताया, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लिख दूंगा और जो पॉइंट आएंगे उन पर एक बार चेक कर लूंगा कि न्यूमरेटर तो 0 नहीं है। अब देखो यहां से कौन कौन से पॉइंट मिले आपको यहां पर पॉइंट मिला z+2 का होल क्यूब = 0 और z² + 4 = 0। तो यहां से तो बच्चों z की वैल्यू -2 मिली मुझे 3 टाइम, और यहां पर z की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, ये मिला z² = -4। इसको लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो एक बार इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, z² = 4i², यानी z मिला मुझे -2 -2 -2। अच्छा, मैं एक बार भी लिख सकता हूं -2 को, बार बार लिखने का कारण है कि बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा पोल, ठीक है, तो हमें वहां ये देखना पड़ता है कि पॉइंट अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है। तो ये लिखने की आदत आप डाल लीजिए, z = कितना आ गया, +-2 आयोटा। इसका मतलब फाइनली आप लिख दीजिए z = -2 आयोटा और माइनस आयोटा, ये क्या है, दीज आर सिंगुलर पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट हैं जो फंक्शन को एनालिटिक बनने से रोक रहे हैं, जो चाहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक ना बने। इसका मतलब जैसे आप z को -2 रखोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, z को आप 2i लिखोगे, 2i लिखने का मतलब 2i का स्क्वायर यानी 4i², i² का मतलब -1 0। तो ये पॉइंट फंक्शन को तुरंत क्या बनाएंगे, इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास आए सिंगुलर पॉइंट। अब फंक्शन आपका एनालिटिक तो नहीं है इन पॉइंट पर, लेकिन अब मेरी समस्या क्या है, मुझे इस फंक्शन को हर जगह चेक नहीं करना, मुझे इस फंक्शन को सिर्फ उतने पोर्शन में चेक करना है जितना आपको दिया गया। प्रॉब्लम तो है इस फंक्शन में, 100% प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम आपके पास है, क्लियर है, या आपके पास नहीं है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इन पॉइंट को आप अपने रीजन में रख के देखिए। तो इसका मतलब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप सबसे पहले इस रीजन को ट्रेस करें जहां आपको इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखकर सिंगुलर पॉइंट निकालें, और सिंगुलर पॉइंट लिखने के बाद आप ये चेक करें कि ये प्रॉब्लम आपके पास है या नहीं। चेक कर लेता हूं, तो इसकी तो मुझे कोई नीड है नहीं फिलहाल। तो कहानी क्या बनी यहां पर ध्यान देंगे, द क्लोज कर्व सी, जो कर्व सी है वो क्या है, कर्व सी इज द कर्व या क्लोज कर्व, कर्व सी इज स्क्वायर विद वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है इसके, 1 + आयोटा दैट इज 1,1, 2 + आयोटा दैट इज 2,1, ये आप जानते हैं लिखना, 2 + 2 आयोटा दैट इज 2,2, और ये आ गया मेरे पास 1 + 2 आयोटा दैट इज 1,2। चलिए इनको नाम दे देता हूं, ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी, मत दो नाम क्योंकि सी तो पूरी कर्व का नाम होगा, डी, और इसको नाम दे देता हूं मैं ई। ए बी डी एंड ई, सी क्यों नहीं दिया, सी पूरी कर्व का नाम होगा। इसको ट्रेस भी कर लो, ट्रेस कर लोगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो पहला पॉइंट ए कोमा ए इक्वल टू 1,1 कहां पड़ेगा ये? चलिए यहीं कहीं को मान लेता हूं, ये मान लेता हूं मैं ए। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट क्या 1,1 यानी 1 प्लस आयोटा। इसके बाद दूसरा पॉइंट 2,1 यानी एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर कितना चले आप 1, तो ये मैंने मान लिया, यहां को मान लेता हूं। ये आ गया मेरे पास बी और ये आ गया कितना पॉइंट आ गया 2 प्लस आयोटा यानी 2,1। सी पॉइंट है 2,2 यहां कहीं को मान लो सी 2 प्लस 2 आयोटा। और इसके बाद ये पॉइंट आ गया मेरे पास डी, ध्यान देंगे 1,2 यहीं पर पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, इसको वाई को लेफ्ट में लिख देता हूं, तो डी पॉइंट ये बना मेरे पास। चलो इसको पहले बना देता हूं और इस डी पॉइंट को इधर लिख देता हूं। ये जो पॉइंट है ना ये है डी और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है? अब ये जो रीजन है हमारा ये बना, तो रीजन क्या है? रीजन जो है मेरे पास वो क्लोज कर्व सी इज ए स्क्वायर, और ये पूरा जो रीजन है ये तो मैंने माना ए बी, ध्यान देंगे इसका नाम रखो डी, अभी बता रहा था मैंने गलती लिख दिया इसको, और ये ई, और ये जो पूरा कर्व है इसका नाम है कर्व सी। ठीक है? और इसके अंदर जो रीजन है उसका नाम है रीजन आर। ठीक, अब आपने चेक किया कि जो फंक्शन था जिसके सिंगुलर पॉइंट थे -2 2i और -2i, ये पहले चेक कर लिया। अब इसको चेक करो कि ये पॉइंट क्या आपके पास है, यानी आपके लिए प्रॉब्लम सिर्फ वो पॉइंट खड़े करने वाले हैं जो आपके पास है। आपके पास एक तो इस रेक्टेंगल की सॉरी स्क्वायर की बाउंड्री है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस बाउंड्री के अंदर है। तो इन पॉइंट को पहचानने के लिए इनको बना हुआ z इक्वल टू -2। z इक्वल टू -2 का क्या मतलब है? z इक्वल टू -2 का मतलब है -2 प्लस i0 यानी -2,0 कहां होगा ये? -2,0, ये तो ओरिजिन है, तो -2,0 इधर कहीं होगा। ठीक है? तो आपके पास है ही नहीं, खत्म हो गया पॉइंट। 2 आयोटा, 2 आयोटा का मतलब क्या है? 2 आयोटा का मतलब है 0 प्लस 2 आयोटा, इसका मतलब 0,2 कहां पड़ेगा ये तो वाई एक्सिस पर पड़ेगा, और वाई एक्सिस पर पड़ेगा एग्जैक्टली यहां पड़ेगा 0,2, ये भी आपके पास नहीं है, मतलब आपके रीजन में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0 -2 आयोटा यानी 0, -2, ये कहां पड़ेगा? ये भी वाई एक्सिस पर पड़ेगा, और ये यहां कहीं को होगा 0, -2, ये भी हमारे पास नहीं है। अब यहां पर जो कहानी कुछ इस तरह बनी, ध्यान देंगे, हियर ऑल द सिंगुलर पॉइंट, ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स क्या करते हैं? लाइज आउटसाइड द क्लोज कर्व सी, यानी जो आपके पास क्लोज कर्व है स्क्वायर है जो उसके बाहर लाई करते हैं। अब उसके बाहर लाई करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई कर्व ऐसी होती, जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास स्क्वायर होता, बड़ा सा स्क्वायर, और ये पॉइंट भी उसके अंदर आ जाता, ये भी उसके अंदर आ जाता, और ये भी उसके अंदर आ जाता, या इनमें से कोई एक पॉइंट भी उस स्क्वायर के अंदर आ जाता, तो आपके लिए प्रॉब्लम थी। क्लियर है? तो ये तो सारे पॉइंट प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कहां रहना है? आपको रहना है इस स्क्वायर की बाउंड्री पर और इसके अंदर, और इनमें से एक भी पॉइंट ना तो बाउंड्री पर है ना इसके अंदर है। तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो भी आपके पास फंक्शन था फाई जेड, क्या है वो? फाई जेड इज एनालिटिक, ये तो एनालिटिक हो गया विद इन, लेकिन हर जगह नहीं, देखो यहीं पर प्रॉब्लम है इस पॉइंट पर, लेकिन आप जो लिख रहे हैं आप जस्टिफाई कर देंगे विद इन एंड ऑन सी, यानी आप तो सिर्फ कर्व सी की बात कर रहे हैं, विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, इतने में तो डाउट नहीं है ना आपको। देखो इसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक है और इसके अंदर भी एनालिटिक है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ बाय कोशी थ्योरम, बाय कोशी थ्योरम, ये इसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूं बच्चों में, बाय कोशी थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड मस्ट बी 0। ये सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए कहानी थी, रीजन हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन है, देयर इज नो होल इनसाइड द रीजन। इसका मतलब इस पूरे रीजन में फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट आपके रीजन के है नहीं, तो इसका मतलब आपके पास जो दिया गया रीजन है उसमें फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो कोशी थ्योरम से इसका आंसर क्या आ गया? 0। आप चाहो तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी लिख सकते हो, सॉरी फंक्शन की वैल्यू भी लिख सकते हो। क्या थी फंक्शन की वैल्यू? 2z² + 5 अपॉन z + 2 का होल क्यूब, और ये आ गया z² + 4
डी जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मेरे पास आया और यही इसका आंसर है। बच्चों अगर आपको कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट ना पता होता तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लाइन इंटीग्रल कैसे करना पड़ता, इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिखना पड़ता, यहाँ थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, क्लोज कर भी है तो आप पहले मूव करते ए बी पर, इसके बाद मूव करते कहां पर, बी डी पर, इसके बाद मूव करते कहां पर, डी, ये पॉइंट ई मैंने इधर को लिख दिया था, ये जो पॉइंट था ना मेरे पास ये वाला, क्लियर है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1,2। तो यहां पर क्या मूव करते हैं आप, डी के बाद ई पर मूव करते हैं और ई के बाद कहां मूव करते हैं, ई के बाद आप मूव कर जाते हैं किस पर, वापस ए पर। और जब ये चारों इंटीग्रल सोल्व हो जाते तो तब आपका एक क्वेश्चन पूरा होता। क्लियर है, जैसा आपको पहले लाइन इंटीग्रल में मैंने बताया था। तो ये हमारे पास कॉची थ्योरम का यूज है कि आप इससे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर 0। क्लियर है, तो कई बार तो एग्जाम में कहता है इवेलुएट द इंटीग्रल, तो चेक कर लीजिए कॉची थ्योरम लग रही है नहीं। कॉची थ्योरम तभी अप्लाई होगी फंक्शन इज एनालिटिक इन द गिवन रीजन। और कई बार वो कहता है वेरीफाई द कॉची थ्योरम, यानी जो रिजल्ट आपने लिखा है उसको वेरीफाई भी कराता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं वेरिफिकेशन का। स्टूडेंट अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने यूज किया था कॉची थ्योरम का या कॉची इंटीग्रल थ्योरम का, इसमें मैं वेरीफाई करूंगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो चलिए क्वेश्चन है वेरीफाई कॉची थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर कर मुझे क्या करना है, थ्योरम को वेरीफाई करना है। और यहाँ पर जो मुझे इंटीग्रल लेना है वो क्या लेना है, अलोंग द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये उसकी वर्टिसेस दी गई है 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा एंड -1 माइनस आयोटा। इसका मतलब एक ट्राइंगुलर रीजन मुझे दिया गया है और उस रीजन पर मुझे वेरीफाई करनी है कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन e टू द पावर आयोटा जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर जो इंटीग्रल हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, लेट इंटीग्रल इज e टू द पावर आयोटा जेड डी जेड 1। और ये हो गया इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी। सबसे पहले यहां पर जो फंक्शन है वो क्या है, हियर जो फंक्शन है वो क्या है, ये मैंने इंटीग्रल एज्यूम कर लिया। हियर फाई जेड इज, यानी जिसको मैं फंक्शन मानना चाहता हूं, फाई जेड इज e टू द पावर आई जेड। क्लियर है, एंड क्लोज कर्व सी वो क्या है, क्लोज कर्व सी इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है विद वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है इसकी, वर्टिसेस दी गई हैं 1 प्लस आयोटा दैट इज 1,1 और -1 प्लस आयोटा दैट इज -1,1 एंड लास्ट पॉइंट दिया गया -1 माइनस आयोटा दैट इज -1,-1। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं चेक करता हूं फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। अगर एनालिटिक नहीं है तो क्या इसके सिंगुलर पॉइंट है, तो ध्यान देंगे ऑब्वियसली जैसा कि आप जान पा रहे हैं e टू द पावर आयोटा जेड इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। देखिए कुछ फंक्शन है ना जैसे साइन जेड, कोस जेड, e टू द पावर जेड या e टू द पावर आयोटा जेड, एक ही बात है, कोफिशिएंट आ गया जेड का। और पॉलिनोमियल फंक्शन, इनमें कहीं से कहीं तक मुझे डाउट ही नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन इन जेड दीज आर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एनालिटिक एवरीवेयर। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो इनको एनालिटिक बनने से रोक दे। क्लियर है, तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन है और वो भी कहां, एवरीवेयर। e टू द पावर आई जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर। और अब ये जब ये हर जगह एनालिटिक है तो इसका मतलब ये रहा देयरफॉर e टू द पावर आई जेड इज एनालिटिक within and on, sorry, within and on, within and on closed curve C। क्लोज कर्व सी का मतलब ये ट्राइंगल, अभी मैंने ट्रेस नहीं किया, अभी कर दूंगा। तो देखिए क्योंकि ये फंक्शन हर जगह एनालिटिक है तो बाय कोशी थ्योरम क्या रिजल्ट बना, बाय कोशी थ्योरम या कोशी इंटीग्रल थ्योरम एक ही बात है, ये इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर आई जेड डी जेड मस्ट बी 0, ये 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने 2 लाइन में सोल्व कर दिया। अगर ये मेरे से ये कहता ना सिर्फ क्वेश्चन कि इवेलुएट द इंटीग्रल e टू द पावर आयोटा जेड डी जेड
वेयर क्लोज कर्व सी इज ट्राइंगल, तो मैं इसका आंसर 2 लाइन में लिख देता 0। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है आपने 0 लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें तो थ्योरम वेरीफाई करानी है। तो वेरीफाई कराने का मतलब यह है कि जो बात आपने डायरेक्ट लिख दी थ्योरम का स्टेटमेंट करके उस बात को प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए आप बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से चलेंगे, यानी आप सोल्व करेंगे लाइन इंटीग्रल, और जब लाइन इंटीग्रल सोल्व करेंगे और उस केस में आप अलग अलग इंटीग्रल सोल्व करते जाएंगे और इसी इंटीग्रल पर आ जाएंगे, तो आंसर आपका फिर वापस क्या आएगा 0। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो मैं कर्व बना लेता हूं। ठीक है, कर्व क्या हमारे पास, एक ट्राइंगल को मैं ट्रेस कर देता हूं पहले, क्योंकि इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया बच्चों वाई एक्सिस। पॉइंट, पहला पॉइंट 1,1, चलो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं ए। तो 1,1 कहां को ले लूं, यहां ले लेता हूं ए पॉइंट, ये आ गया 1,1 यानी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट -1,1, तो ये तो लेफ्ट में आ गया। भी थोड़ा इधर बढ़ाओ इसको, क्योंकि मैंने यहां पर कर्व सी के बारे में लिखा जरूर है, बनाया नहीं था तो बनाना पड़ेगा अब मुझे। तो -1 कितनी दूरी पर होगा, 1 डिस्टेंस लेफ्ट में, और ये +1, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास बी। एक काम करता हूं, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। ये पॉइंट मैंने ले लिया 1, कहां ले लें इसको, ये यहां ले लेता हूं, ये आ गया 1,1, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो ये आ गया 1,1 पॉइंट ए, 1,1 यानी 1 प्लस आयोटा। इसी तरह ये आ गया मेरे पास -1, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए आप बी, और ये आ गया मेरे पास क्या बना ये -1,1, या आप ये भी कह सकते हैं 1 प्लस आयोटा। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है -1, तो ये हमारा इधर आ जाएगा -1, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए सी, यानी -1 आयोटा। क्लियर है। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये ट्राइंगल आपको नजर आ जाएगा। इन्होंने कहा था ना वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल हमारा बना। ठीक है, डायरेक्शन इसकी मैं ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह हम लेते हैं ओरिएंटेशन। तो ये हमारे पास आ गया दिस। अच्छा, नाम जो लेंगे, मैंने यहां पर सी लिख दिया। सी तो ये पूरी कर्व है, पूरी ट्राइंगल की जो बाउंड्री है उसका नाम सी है, तो इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं यहां पर डी, कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्लियर है। तो ट्राइंगल बना मेरे पास ए बी डी। अब देखिए आपको जो इंटीग्रल करना है, क्या करना है, मुझे इंटीग्रल करना था इस फंक्शन का अलोंग द क्लोज कर्व सी। और कर्व सी क्या है, कर्व सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन ए बी, बी डी एंड डी ए। तो यहीं पर मैं आ जाता हूं वेरिफिकेशन में। वी हैव, यहां पर मैंने लिखा भी था कर्व सी एक ट्राइंगल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैव इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर i z dz, इट विल बी इक्वल टू कितना होगा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। तो यानी पहले चलेंगे आप ए बी, e टू द पावर i z dz, इसके बाद आप चलेंगे बी डी, e टू द पावर i z dz, और इसके बाद चलेंगे बच्चों आप डी ए, e टू द पावर i z। ये हमारा एक ऑर्डिनरी तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपको लाइन इंटीग्रल करना तो ये करना है। तो होता क्या कि जब ये कहा था कि इवेलुएट द इंटीग्रल, और लेकिन कर्व हमारी क्लोज होनी चाहिए। कर्व क्या होनी चाहिए, क्लोज। तो हम एक बार कोशी थ्योरम अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर फंक्शन आपको मिलता है हर जगह एनालिटिक विद इन एन ऑन क्लोज कर्व सी, तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख दीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर कुछ और करेंगे। क्लियर है। उसके लिए आने वाला आगे कोशी इंटीग्रल फार्मूला। तो फिलहाल मुझे वेरीफाई करना है, और मुझे ये पता चला फंक्शन हमारा एनालिटिक था तो आंसर 0 आ गया, लेकिन इसी बात को मुझे वेरीफाई करना है। यानी मुझे नहीं पता कोशी थ्योरम क्या है, मुझे तो ये इंटीग्रल सोल्व करना है, अभी भी इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब 1 बाय 1 में इंटीग्रल सोल्व करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले मैं कौन सा इंटीग्रल सोल्व करने जा रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, ये वाला इंटीग्रल सोल्व कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब मैं इन इंटीग्रल की बात करूंगा तो मुझे इन कर्व की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ए बी है इसके बारे में पहले ही लिख देता हूं मैं। ये जो ए बी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1। तो इसकी इक्वेशन होगी बच्चों y = 1। कोई डाउट। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है,
ये जो लाइन है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस -1, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -1, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है ये AD, स्ट्रेट लाइन AD या DA, ये क्या है, इट पासिस थ्रू, कहां से पास हो रही है, मैंने गलत लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंट था बच्चों 1, -1, क्लियर है, इट पासिस थ्रू -1, -1 टू +1, +1, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, यानी y इक्वल टू x, क्या बन गई है, y इक्वल टू x। और अगर आपको डाउट है तो इसको निकाल भी सकता हूं, यहां निकाल देता हूं, हालांकि एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ DA, ये रफली कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 और y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, जानते हैं फार्मूला, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो यहां पर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो कितना आ गया ये y प्लस 1, यहां पर y2 यानी -1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, -2 और ये आ गया x प्लस 1, कुल मिला के y प्लस 1 इक्वल टू आ गया x प्लस 1, यानी y इक्वल टू कितना आ गया x। दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी के लिए, कभी आपको लगे कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसलिए मैंने ये इसको बता दिया है। आपको डायरेक्ट पता है आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं पता है तो फाइंड करके लिखिए, क्लियर है, क्यों लिखा है इसकी जरूरत अभी आपको पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इक्वेशन ऑफ ए बी, भाई जिस लाइन पर आप कर रहे हैं, जिस कर्व पर आप कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, y इक्वल टू 1, इसका मतलब dy कितना है 0, अगर y की वैल्यू 1 है तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 0। जो कुछ आपने पता किया इसके बारे में इस इंटीग्रल में उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन की मुझे कोई नीड है नहीं, फिलहाल क्वेश्चन को मैं यहां पर रब कर रहा हूं। तो पहला वाला जो इंटीग्रल है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं। सोल्व करने के लिए मैं इसको लाऊंगा x और y में, क्योंकि मुझे इसके बारे में जो जानकारी है वो z में ना होकर किस में जानकारी है, x और y में है। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो पहले वाले इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए पूरे क्वेश्चन को आप किस में चेंज कर देंगे, x और y में। चलिए लिखने जा रहा हूं मैं, नाउ इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी क्या है, e टू द पावर i z, और ये आ गया बच्चों डी जेड, ये बना ए बी, ध्यान देंगे, e टू द पावर आई एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको मुझे पहले भी अगर मैं लिख देता तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एक्स और वाई में, कोई बात नहीं, एक ही लाइन तो बढ़ी है। चलिए अब जो कुछ आपको पता था वो इंप्लीमेंट कर दो। इन्होंने कहा कि y की वैल्यू 1 है और dy 0, ये दोनों बात इसमें लिख दो। चलिए e i, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है मेरे पास 1, तो ये बना बच्चों x प्लस आयोटा, और dy की वैल्यू क्या है 0, तो ये बना मेरे पास सिर्फ dx। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो जो x की वैल्यू है, ये इंटीग्रल में y तो खत्म हो गया, तो x हमारा वेरी करेगा कहां से कहां तक, आप a से b पर आए तो x वेरीज फ्रॉम 1 टू -1, कहां से क्या बन गया 1 टू -1, डोंट राइट -1 टू +1, ध्यान देंगे a से b पर आए, b से a पर नहीं गए, तो x की वैल्यू क्या थी 1 और क्या बन गई है -1। इंटीग्रल को सोल्व करो तो कितना आएगा ये e टू द पावर आयोटा x प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट क्या आएगा i से हो जाएगा डिवाइड, और लिमिट आ गई 1 टू -1। इसके बाद इस i को तो बाहर रखो और बाकी इसमें लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तो क्या बनेगा ये आयोटा -1 प्लस आयोटा, यही बनेगा भाई, x की जगह -1 रख दिया ना, और यहां माइनस e टू द पावर आयोटा, अब x की जगह 1 रखा तो क्या बना 1 प्लस आयोटा, ये माइनस का साइन इसलिए लोअर लिमिट जब हम रखते हैं तो माइनस आ जाता है बीच में। यहां पर क्या करेंगे आप i का मल्टीप्लाई i से डिवाइड, तो i का मल्टीप्लाई क्या न्यूमरेटर में तो i, और नीचे क्या बना i स्क्वायर, यानी -i डायरेक्ट लिख लूं, एक लाइन कब लिख रहा हूं, और ये बना है बच्चों e टू द पावर -i, इसका मल्टीप्लाई कर दो और ये बना -1 -i और i स्क्वायर का मतलब -1, और यहां पर बना e टू द पावर i और ये i स्क्वायर यानी -1, और ये आ गया बच्चों रिजल्ट, मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसका है ए बी, ये इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी e टू द पावर i z dz, और बच्चों ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, इसको नाम देना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 3 कह दूं, इक्वेशन नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए जो बात मैंने 2 लाइन में लिख दी थी उसके लिए मुझे 3 इंटीग्रल सोल्व करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ बी डी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसकी इक्वेशन ऑफ बी डी जानते हैं आप क्या है, इट इज x इक्वल टू -1 यानी dx इक्वल टू 0। dx कितना आ गया 0। इसके बाद फिर इंटीग्रल को सोल्व करो, देयरफॉर बी डी ई टू द पावर आई जेड डी जेड कितना आ जाएगा ये, बी डी ई टू द पावर आई एक्स प्लस आयोटा वाई, और dx आ गया मेरे पास ये dx प्लस आई डी वाई। क्लियर है। अब जो कुछ आपको पता था वो इसमें इंप्लीमेंट कर दो, तो कितना आ गया ये आ गया मेरे पास e टू दी पावर आयोटा x की जगह मुझे पता चला -1, तो -1 रख देता हूं, और ये रहा मेरे पास आयोटा y पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या बना मेरे पास ये, और यहां पर dx की जगह कितना हो गया 0, तो ये आ गया आयोटा dy। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट में लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 तो मुझे याद रहेगी, है ना, इसमें तीनों इंटीग्रल की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना इसमें मुझे तीनों इंटीग्रल की वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, तो मैंने x की जगह बच्चों पुट कर दिया यहां पर -1, और y ऐसे ही रहेगा, dx की जगह आ गया 0। i को लिखो बाहर, ये इंटीग्रल चल रहा मेरे पास बी डी, ये भी यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूं, e टू दी पावर आई जेड डी जेड। ध्यान देंगे राइट हैंड साइड में आ जाइए वापस, ये आई बाहर लिखो, और ये बना बी डी। अच्छा बी डी यहां रह गया, इसको भी लिखना है, e टू दी पावर -i, और ये बना आई स्क्वायर यानी -y, और कितना आ गया ये आई तो बाहर लिख दिया dy। अब इसका इंटीग्रल कर दो। अच्छा जब यहां पर ये इंटीग्रल y में रह गया तो y की लिमिट रखेंगे, y हो गया मेरे पास 1 से लेकर कितना हो गया ये -1, 1 से लेकर -1। इंटीग्रल यहीं पर कर देता हूं राइट में, i इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा माइनस वाई, और y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, डिवाइड कर दो। i का कोफिशिएंट क्या था -1 से डिवाइड कर दिया तो कितना बना ये 1, और ये -1। क्लियर है। लिमिट पुट करो, ये तो माइनस यहां शिफ्ट हो गया, तो ये बना माइनस आयोटा। अब जैसे ही आपने y की जगह क्या लिखा -1, तो ये बना e टू द पावर -i प्लस 1, ये माइनस बच्चों बाहर आ गया है। जैसे ही आपने i की जगह लिखा +1, तो ये रहा -1 -i-1, और ये आ गया मेरे पास बी डी e टू द पावर i z, और ये आ गया बच्चों डी जेड, और इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास ये, इसको 4 कह दो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 4। समझ पा रहे नहीं। अब मेरे पास लास्ट रिजल्ट बचा है ये DA, तो इसको भी लिख देता हूं लेफ्ट में, डिटर्मिनेशन ऑफ DA क्या बनेगा ये लास्ट इंटीग्रल प्रपोज किया मैं, इनके बाद इनको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ DA। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ DA इधर लिख देता हूं लेफ्ट में। इक्वेशन ऑफ DA आप फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ DA ये आपके पास है y इक्वल टू एक्स। अच्छा y इक्वल टू एक्स का मतलब ही अपने आप में क्या, dy इक्वल टू dx। देयरफॉर इंटीग्रेशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन DA, अलोंग द स्ट्रेट लाइन DA कितना आ जाएगा ये e टू द पावर i z, और dz x और y में लाओ। सबसे पहले ये आ गया मेरे पास e टू द पावर आयोटा x प्लस आयोटा y, और ये आ गया बच्चों dx प्लस i dy। क्लियर है। चलिए यहां पर मैं dy को हटा देता हूं, y को हटा देता हूं, पूरे फंक्शन को एक ही उसमें ले आता हूं, तो x में ले आता हूं, e टू द पावर i x प्लस आयोटा x, क्योंकि y की जगह x लिख सकते हो आप, और dx प्लस आयोटा dy की जगह क्या लिख सकते हो dx। अब पूरे क्वेश्चन में क्योंकि x ही रह गया, तो x की लिमिट कहां से कहां तक पहुंची, d से a तक जाने में x ने अपने आप को चेंज किया -1 से +1, तो क्या बना ये -1 टू +1। थोड़ा सा और फर्दर सोल्व कर लो, x इक्वल टू -1 टू +1 e टू द पावर i, और यहां पर x कॉमन ले लो तो 1 + i इंटू एक्स, यहां से भी dx कॉमन ले लो, ये आ गया मेरे पास 1 + i को उठा के बाहर रखो,
और ये बना x -1 टू +1 e टू दी पावर कितना आ गया ये I इंटू 1 प्लस आयोटा x dx। इसका इंटीग्रल कर दो। 1 प्लस आयोटा कितना होगा, ये इंटीग्रल कर रहे हैं बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल यही रह जाएगा, सिर्फ x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे आप, डिवाइड। चलो कर दीजिए I इंटू 1 प्लस आई, और ये लिमिट हो गई x इक्वल टू -1 टू +1, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, I को बाहर लिख दीजिए और लिमिट रखो, x की जगह रखो आप 1, x की जगह क्या रखोगे 1। अच्छा x यहाँ पर रहेगा, ये x भी तो लिखना, x की जगह पुट कर दीजिए आप 1, तो क्या बनेगा e टू दी पावर आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 1, यही बनेगा, यानी हटा दीजिए मत लिखो। इसके बाद x की जगह आपने पुट किया -1, तो कितना आएगा माइनस आयोटा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आयोटा, i का मल्टीप्लाई i से डिवाइड तो माइनस आयोटा, इसको भी जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e टू दी पावर i -1, और यहां पर आ गया माइनस e टू दी पावर -i, और ये i स्क्वायर, समझ पा रहे नहीं भाई, i स्क्वायर ये माइनस i स्क्वायर बनेगा तो कितना आ जाएगा ये +1। ये इंटीग्रल आ गया मेरे पास dA e टू दी पावर i z और ये dz। ये बच्चों इक्वेशन आ गई मेरे पास, कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर आ गई इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5। चलिए अब मैं इसको पुट करने जा रहा हूं, कहां पर, ये सभी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि मेरे पास नजर नहीं आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो यहां को लिख देता हूं, ये चलो ऊपर ही लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या रिजल्ट बनेगा, यूजिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 थी इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व C यानी ट्राइंगल e टू दी पावर i z dz। अब इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट कहां लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं इन सभी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहां से रब कर दिया है, इसकी वैल्यू थी माइनस आयोटा, और ये था e टू दी पावर -i-1, और साथ में था शायद माइनस e टू दी पावर i-1। एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को वापस जाकर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू थी इंटीग्रल अलोंग द कर्व अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB। अच्छा 2 का रिजल्ट तो ये लिखा हुआ है आपके पास, DA, भाई आप क्या गए थे, A से आप कहां पर गए थे, A से हम गए थे पहले, A से गए थे B पर, और B से गए थे D पर, D से गए थे A पर, ठीक है। तो BD वाला रिजल्ट ये रहा मेरे पास, कितना है ये मेरे पास माइनस आयोटा, क्या बनेगा ये e टू दी पावर माइनस आयोटा +1 और माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा -1। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट रिजल्ट है ये यहां पे लिखा हुआ है 5, कितना है ये माइनस आयोटा, कितना है e टू दी पावर i-1 और माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा +1। बच्चों ये चेक कर लेना ये वाला रिजल्ट, वैसे तो अभी वेरीफाई हो जाएगा, माइनस आई का मल्टीप्लाई किया तो ये बना e टू दी पावर माइनस आयोटा -1 माइनस आई के साथ, ये बना प्लस आई e टू दी पावर i-1, ये बनेगा माइनस आयोटा e टू दी पावर माइनस आयोटा +1, ये बना प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस। इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा e टू दी पावर आयोटा -1, और ये बना प्लस आयोटा e टू दी पावर माइनस आयोटा +1। ये रिजल्ट आया, चेक करते हैं। देखो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये तो इससे कैंसिल होगी, पहली टर्म किससे कैंसिल हो गई, फोर्थ टर्म से, चेक कर लीजिए, क्लियर है। इसके बाद i-1 ये इससे कैंसिल हो गई, क्लियर है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 0, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 0, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, यही बात तो आपने थ्योरम से डायरेक्ट लिखी थी, आपने डायरेक्ट नहीं लिखा था कि फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड नॉन क्लोज कर्व C देयरफॉर बाय कॉची थ्योरम, तो ऐसे ही आपने इसको डायरेक्ट कर दिया, जो डायरेक्ट ऑर्डिनरी मेथड था, तो हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। चाहो तो थ्योरम का नाम भी लिख दो, कॉची थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये बच्चों मैंने इस लेक्चर में 2 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, एक में मैंने डायरेक्ट कॉची थ्योरम अप्लाई की थी, उसमें कहा था इवेलुएट द इंटीग्रल,
और सेकंड में कहा है वेरीफाई द कोशी इंटीग्रल थ्योरम या कोशी थ्योरम, तो आपको डिटेल इसकी लिखनी पड़ेगी। लेक्चर ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।